लक्ष्मीं तनोतरादितरादेक्षणं विद्वेति देवराजस्थाप्रभावम् हरिनन्दनं परशुद्धेभ्यं अन्ते काचित् समस्या अस्ति किञ्चित् न्यूनं श्रावयामि कृपया अत्र अहं विविधविषयान् वक्तुम् इच्छामि अस्यां कार्यशालायां तत्र प्रथमस्तावत् अनुवादविषये अस्मिन् सत्रे पश्यामः। अस्मिन् सत्रे अनुवादविषये वयं पश्यामः। अग्रे गत्वा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इति विषये अपि वयं पश्यामः। गेमिफिकेशन यत् वयं यः दृष्टं तस्य प्रात्यक्षिकमपि वयं कुर्मः, किञ्चित् क्रीडामः अपि। अनन्तरं कतिपय ऑनलाइन टूल विषये अपि अहं वक्तुम् इच्छामि। एवं द्वित्रिसत्रासु वयं विविधविषयान् पश्यामः। सद्यः अनुवादविषयः। अतः प्राक् एकवारं भवतां परिचयं वदन्ति चेत् तदनु अहं वक्तुं कीदृशः विषयः स्थापनीयः इति भवतां बैक्ग्रौण्ड् द्वारा अहं ज्ञातुं शक्ष्यामि। अतः कृपया एकवारं लघु उपविश्य एव नाम भवतां विषयः, अपि च ये आन्लैन् मध्येपि सन्ति तेभ्यः अपि स्वागतम्। एतेषां परिचयार्थं भवतामपि अहं परिचयं प्राप्तुम् इच्छामि। धन्यवादः। गोविंद शुक्लोहम। नमस्कारः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदव्यास परिसरे व्याकरणशास्त्र विद्याशाखायां सहायक आचार्यरूपेण तत्र व्याकरण विषयः वर्तते। कृपया उपविश्य एव झटिति अपि भवति उपविश्य। सर्वेभ्यो नमः। डॉक्टर विजय सिंह मीणा, सहायक आचार्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वेदव्यास परिसर, साहित्य विद्याशाखा। साहित्य केवलं नाम विषयः, सर्वेपि वयं विश्वविद्यालयादेव स्मः, परन्तु एवमेव परिसरस्य स्थानम् अपि च विषयः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरः देवप्रयागे उत्तराखण्डे वर्तते। ततः आगतो श्रीं शर्मा इति मम नाम। व्याकरणम् इति मम विषयः। मम नाम मनीष शर्मा, श्रीमती लाडदेवी शर्मा पंचोली आदर्श संस्कृत महाविद्यालय की वार्ड है आगतो मम विषय ज्योतिष शास्त्र। मम नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद स्वेदी। अहम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से श्री कीर्ति परिसरे देवप्रयागे दर्शन विभागे सहाचार्योऽस्मि। ततः आगतो अस्मि। नमो नमः। अहम अमराराम राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय वन्दरास्य तत्र अहं प्रधानाचार्यः अस्मि। ततः आगतः अस्मि। नमस्कार, मम नाम गणेश मण्डभट्ट। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से भोपाल परिसरे शिक्षाशास्त्र विभागे अस्मि। नमस्कार, डॉक्टर आशीष कुमार, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से श्री परिसरे ज्योतिष विभाग। मम नाम राकेश कुमार रणवीर शोध छात्र प्रणाम, करुण कुमार श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरतः अस्मि। वर्तमानसमये शोधछात्रः। कस्मिन् विषये? ज्योतिष विषये। मम नाम अखिलेश कुमार। अहम केंद्रीय विश्वविद्यालय भोपाल परिसरतः शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा।
अंकिता भाटकर छात्रा वेदव्यास वेदांत एवं कंप्यूटेशनल प्रियंका वेदव्यास छात्रास्मि विषयः मम नाम पुष्कर तिवारी शिक्षा आचार्य छात्रोऽस्मि। मम लघुशोधप्रबन्धस्य विषयः वर्तते आभासीय वास्तविकतायाः प्रभावस्य अध्ययनं वर्चुवल रियालिटी इत्यस्य प्रभावः। अहं आसनकरणा अस्मि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये भोपाल परिसरे शोधछात्रारूपेण शिक्षाशास्त्र विभागे अध्ययनरता अस्मि। मम नाम महक अस्ति अहं कन्यागुरुकुल ज्योतिपुरायां व्याकरण शाखायां शास्त्रीप्रथमवर्षस्य छात्रा अस्मि। मम अधिष्ठानं निमिषा अहं कन्यागुरुकुल ज्योतिपुरायाः छात्रा अस्मि तत्र सम्प्रति अहं शास्त्री द्वितीयवर्षे साहित्यविभागे अध्ययनरता अस्मि। अहं वेदिका अहं कन्यागुरुकुल ज्योतिपुरातः पठन्ती अस्मि अहं तत्र व्याकरणविभागस्य शास्त्री द्वितीयवर्षस्य छात्रा अस्मि। मम विधानमस्ति विभूति अहमपि गुरुकुल ज्योतिपुरायाः छात्रा अस्मि तत्र व्याकरणविषयस्य। मम नाम प्राची अस्ति अहं श्रीमद्दयानन्द कन्यागुरुकुल महाविद्यालये ज्योतिपुरायाः छात्रा अस्मि तत्र साहित्याचार्यस्य छात्रा अस्मि। अहं डॉक्टर अंजलि गौतम अस्मिन्नेव परिसरे धर्मशास्त्रविद्याशाखायां सहायकाचार्या अस्मि। महेश कुमार पालिकर लखनऊ परिसरे शिक्षाशास्त्र विभागे पाठयामि। शिक्षाशास्त्र विभागे ऑनलाइन मध्ये प्रायः उपलब्धजनाः सन्ति तेपि स्वीयं परिचयम् एकवारं अहं नाम वदामि प्रथमतः किरण डॉक्टर किरण अनन्तरं वदामः डॉक्टर विनी शर्मा वदन्तु किरण नमांसि सर्वेभ्यः अहं डॉक्टर किरण खीची अस्मि अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे व्याकरण विभागे पाठयामि। एकनिमिषं तिष्ठन्तु एकनिमिषं तिष्ठन्तु जयपुर यही है अधुना वदन्तु मम नाम विषयः राजनीति विज्ञान विभागे अस्ति शिक्षिका अध्यापक किरण महोदय कृपया वदतु। जयपुर परिसरे अस्ति। अग्रे पल्लवी विजया कर्वे। नमस्ते महोदय। प्रणाम। मम नाम पल्लवी विजय कर्वे अहं महाराष्ट्रतः अस्मि नागपुरे वसन्तराव नाइक शासकीय कला एवं समाज विज्ञान संस्थायां संस्कृतस्य अध्यापनं करोमि। धन्यवादः। नीतू अवस्थी लक्ष्मण अधि सतीश कुमार अस्तु महान् धन्यवादः। अत्र सर्वेपि
अधिकतया तु शिक्षकाः सन्ति, अन्ये च शोधच्छात्राः एव। अनुवादविषये बहु किमपि वक्तव्यमिति नास्ति इति अहं भावयामि। अतः अनुवादस्य किञ्चित् काचित् भिन्नमेकं प्रकरणं स्वीकुर्मः। ततः प्राक् अनुवादः इति यदि भवन्तः शृण्वन्ति, यदा शृण्वन्ति तदानीं भवतां मनसि किम् आयाति इति रेण्डम्लि वक्तुं शक्नोति। नाम अनुवादः इति श्रवणे सति यदस्ति तस्य विषये वक्तव्यमिति नास्ति। अनुवादः इति यदा वयं शृणुमः तदुत्तरं यत् भवतां मनसि आयाति, किम् आयाति? अनुपश्चात् वदति इति अनुवादः। अनुपश्चात् वदति इति अनुवादः इति व्युत्पत्तिः आयाति। वैयाकरणः यदेतावता एव सिद्धं तस्य पुनश्च वदनं तस्य विधा किमपि स्यात्। सम्यक्। अनन्तरं भाषान्तरणं, तत्र एकस्यां भाषायां विद्यमानम् अपरस्यां भाषायां तस्य पुनः निर्माणम् इति अनुवादः भवितुं शक्यते। अपरः अन्यत् किमपि अनुवादविषये तत्र आन्लैन् द्वारा ये सन्ति तेपि एवं वक्तुं शक्नुवन्ति। अहं न पृच्छामि, मम पृच्छायाः तत्र वेट् करणीयमिति नास्ति। यत्किमपि तत्र अस्ति वक्तुं शक्नुवन्ति। प्रतीक्षायाः अपेक्षा नास्ति। विधिवाक्यस्य पुनर्कथनं कस्य वाक्यस्य? विधिवाक्यस्य पुनः कथनम् अथवा सिद्धोपदेशः। सिद्धोपदेशः इत्यस्य किमाभूतम्? यः उपदेशः सिद्धः अस्ति तस्य अन्यां भाषायां यत् कथनं तद् अनुवादः। सिद्धोपदेशस्य पुनः कथनम् एवं। धन्यवादः। कृपया लेखकस्य या भाषा अस्ति तत्र ये टीकायाः सन्ति तान् टीकायान् अन्या भाषासु अथवा तस्य भावबोधम् अन्य भाषासु परिवर्तनं। सम्यक्। तर्हि वयं तु तस्य कीदृश उपकरणानि अस्माभिः उपयोक्तव्यानि इत्यादि विषये अपि जानीमः। यदि न जानीमः वयम् अग्रिमेषु टूल्स् यत्र अहं वक्ष्यामि तदानीं वदामि। परन्तु अत्र वयं किञ्चित् अनुवादस्य सैद्धान्तिकपक्षं पश्यामः। तो सर्वेषां समीपे पुस्तकं लेखनी च अस्ति इति अहं भावयामि। तो थोड़ा मैं जान के इसको करने के लिए, क्योंकि संस्कृत भाषा का अनुवाद सिर्फ नहीं कर रहे हम, इन जनरल ट्रांसलेशन इस विषय को हम देख रहे हैं। इसलिए बुद्धिपूर्वकम् अहम् आङ्ग्लं हिंदी भाषां च अधुना उपयुज्ये अस्य विषयस्य तत्र पुष्टिः भवति तया भाषया अहं वदामि। अतः तो ये जो मैं आगे बोलने वाला हूँ इसका जो कारण है वो वहां से मैं शुरू करूंगा तो आपको एक कुछ समझ में आ जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा में कई सारे ग्रंथ हैं हमारे पास, ज्ञान राशि है, इन सब के बारे में हम बहुत अच्छा जानते हैं। बाकी लोगों जो इस विषय से अवगमन नहीं है जिनको, उनको भी हम अभी आईकेएस एक डिवीजन है, आईकेएस का क्रेडिट्स हम पढ़ाते हैं दूसरे विश्वविद्यालयों में जिसमें संस्कृत नहीं भी हो। रिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन हर कोई वो जो अंडर ग्रेजुएट कर रहा हो उनके लिए 2 क्रेडिट का कोर्स अभी कंपलसरी किया है। उसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है, कोई अनुमान? हमें हमारे एक कनेक्शन हाँ, हमारी जो
हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको जान सकें और वो अपना जो विषय है उससे रिलेट कर सके। कृपया इतः प्रायः पल्लवी महोदय। हमारे शास्त्रों का जो इतिहास है वो संस्कृत भाषा में है। तो जो अभी के समय में हम ऐसा समझते हैं कि जो भी शास्त्र हैं वो बाहरी देशों के लोगों ने उपस्थित किए हैं, तो उसका ज्ञान हमें हमारी नई पीढ़ी को होने के लिए आईकेएस की व्यवस्था अभ्यासक्रम में है। अभ्यासक्रम में उसका पुनः सभी प्रकार के सभी डिसिप्लिन में रहे विद्यार्थियों को, जो भी भारतीय हैं, उनको अपने विषयों के, अपने ज्ञान राशि के विषयों के बारे में जानकारी हो, ना कि सिर्फ जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं उनके ही। संस्कृत जो हम पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, हम कर ही रहे हैं, पर वो जो एक बहुत बड़ी एक बड़ा समूह है वो इससे वंचित हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। वर्तमान जो शिक्षा परिस्थिति है उसमें हमारे ऊपर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और जो मैकाली की शिक्षा पद्धति आई थी उसके कारण से विदेशियों ने जो अपने ग्रंथ और विचार है वो यहाँ पर आरोपित कर रहे हैं, और भारत की जो जनमानस उसने अंग्रेजी स्कूलों को देखकर ही सारा व्यवस्था को देखा है। उसके मन में ये भ्रांत अवधारणा बनती है कि सारा कुछ जो वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान है और जो कोई समृद्धि और विकास की बात है वो सब पाश्चात्य जगत से आ रही है। इसके कारण ये स्वात्मबोध हमारा मर गया था कि भारत में भी एक समृद्ध ज्ञान परंपरा थी, उसको उजागर करने के लिए, और जो भी वैज्ञानिक तकनीकी हम लोग पाश्चात्य जगत में देख रहे हैं वैसी भारत में भी इस काल में रही थी, और उसका संस्कृत था, और संस्कृत में ही भारतीय ज्ञान परंपरा है। वो भारतीय ज्ञान परंपरा ही दूसरा रूपांतरण संस्कृत के ग्रंथ है। तो इस प्रकार से संस्कृत के द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान कराने के लिए आईपीएस में सभी पाठ्यक्रमों को जोड़ा गया। इन शॉर्ट, यस प्लीज। मैं इसको दो स्वरूप में देखता हूँ अनुवाद को। उसका स्वरूप तो बहुत स्पष्ट है, जैसा संजय ने बताया उसको दूसरी स्लाइड को। पहले स्वरूप पर मैं बताता हूँ। अनुवाद एक हम जो मातृभाषा जिनकी संस्कृत नहीं पर संस्कृत में उन्हें पठन पाठन करना कराना होता है अथवा वाक व्यवहार करना होता है, अनुवाद उसके लिए बहुत आवश्यक है। जब जिस किसी की भी मातृभाषा संस्कृतेतर है तो वो क्या करता है, सबसे पहले विचार उसके उसी भाषा में आते हैं। जब हम संस्कृत बोलते हैं तो तेषामेव वाक्यानां संस्कृतेन अनुवादं भवति। तो ही अस्माकं स्थिति पाणिनि पतंजलि कालिदास सदृशी नास्ति। तत्र तेषां भाषा मातृभाषा संस्कृतमेव, तो अस्माकं स्थिति तादृशी नास्ति। अतः संस्कृते व्यवहारार्थं पठन पाठनार्थम् अपि अनुवादस्य महत्वयोग्यता इति एकः अंशः। अथ च द्वितीयः अंशः अस्माकं ज्ञाननिधि। हमारी जो ज्ञान निधि है संस्कृत में है, वो भी संस्कृत के कई प्रकार है, वैदिक है, पौराणिक है, उपनिषद कालीन संस्कृत अलग है, काव्यों की संस्कृत अलग है। तो फिर वो सभी को हमारे संस्कृत में क्या है उसको अनुवाद द्वारा अन्य लोग समझ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अनुवाद यदि नहीं होगा तो कुछ का कुछ व्याख्या समझी जाएगी जो कुछ बता देगा पहला, और हमें केवल और दूसरी भाषाओं का संस्कृत में अनुवाद दूसरी साइड से, जिससे कि जैसे कोई अन्य भाषा, हमारे यहाँ मातृभाषा ही बहुत सारी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, गढ़वाली, भोजपुरी, जो जन्मजन्य स्तरों पर उनके भी वहां पर भी जो ग्रंथ है उनको भी हम अपनी भाषा में संस्कृत में तो सब लोग समझ सकेंगे। जैसे कोई कन्नड़ नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता, किंतु सा संस्कृत जाना पीछे आवदेव भरत होते हैं एवं सम्यक् उपयोगं संस्कृतेति भावया सम। सो अधुना वयं पश्यामः संस्कृत अनुवादस्य सैद्धान्तिकपक्षं विकल्पं विषयं। तत्र द्रष्टुम् अहं किञ्चित् पृष्ठतः गन्तुम् इच्छामि। अत्र बहु यथा एतादृशी स्थितिः
अस्मदीय विषये एव पुनः करणीयम् इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम इति विषयः भवति। भवतां कृते तद् किमपि आपके लिए बहुत ये नहीं है, वो हम पढ़ ही रहे हैं, पहले से ही पढ़ रहे हैं, पर आप उनकी दृष्टि से, इसलिए अभी इस कक्षा में आप संस्कृतज्ञ या संस्कृत में जो अध्ययन कर रहे हैं वो बन के नहीं, एक आम विद्यार्थी जिनको संस्कृत के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है वो जानना भी नहीं चाहता हो, या ऐसा हो सकता है जानने चाहने के बावजूद, यानी श्रद्धा रखने के बावजूद इसके अंदर प्रश्न है क्यों पढ़ना है, कैसे ये रिलेवेंट है। इस मानस वाला जो छात्र है या शोधार्थी या जो भी है उसके पक्ष में रहते हुए हमें विचार करेंगे, क्योंकि करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम तो उनको, हमें उनको भी उद्बोधित करना है कहीं ना कहीं जाकर। आईकेएस को किसको बोलना है? आईकेएस के बारे में संस्कृत विदों को बोलना है, आईकेएस के बारे में संस्कृत विद्या ने आईकेएस के दाताओं को बोलना है, पर दाताओं को किनको बोलना है? जो इसे रेसिस्ट कर रहे हैं, हमें चाहिए नहीं, या ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनको श्रद्धा है, कोई ना कोई एक सौभाग्यवश से करके, से, पर बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है, भाई हमें पढ़ना क्यों है? क्यों? इन दोनों के पीछे का कारण क्या है? एक अनवगम, इसको हम दो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक इग्नोरेंस, इसके बारे में नहीं पता, और दूसरा जो भी पता है विपरीतता है, के विपरीत पता है, यानी जो सही नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इनका जड़ क्या है? तो ऐसे जब देखते जाएंगे, ऐसा यहाँ के ही लोगों को अपनी बारे में पढ़ना पड़ रहा है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम जब आएगा, जब उसके नॉमेनक्लेचर यानी जो नामकरण किया है कोर्स का, उसके ऊपर जब प्रश्न करेंगे कि आपको नहीं लगता है कि अजीब सा लग रहा है ये? इट्स लाइक इंट्रोडक्शन टू योर ओन होम। मतलब आपको आपकी माँ कभी खाना खाई, बेटा थोड़ा 5 मिनट दे सकते हो? हाँ, क्या हुआ? हाँ, मैं थोड़ा कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? अरे आ जाओ, यहाँ पे ना हमारे घर के 3 बेडरूम है, तो ये बेडरूम में हम, जो आपके मम्मी पापा है वो रहते हैं, ये तेरा बड़ा भाई का घर है, ये किचन है, इस किचन में ना ये फ्रिज है, फ्रिज में ना हम ठंडा रखने के लिए रखा जाता है, ये ऐसा एक मशीन है। फंडामेंटल थिंग्स जो उनके ही घर है, वो अगर माँ को बोलना पड़ा, क्या अजीब नहीं है? तो वैसे ही स्थिति है अभी बाकी लोगों का, जिनको हम इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम कर रहे हैं। यही अगर विषय अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड के बच्चों के लिए होता है, रिलेवेंस रहता है। भाई वो बाहर है, भारतीयतर है, उनको भारतीय शिक्षा के बारे में, ज्ञान परंपरा के बारे में बोल रहे हैं, अथवा इंट्रोडक्शन टू ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम, ऐसा कोई होता तो ये रिलेवेंस रहता है यहाँ लोगों को। भाई हम हमारे बारे में जानते हैं पर दूसरों के बारे में नहीं, तो इसलिए हम उनको पढ़ना चाहेंगे। तो ये भी नहीं है हमारे यही, और टाइटल क्या है? इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। इस स्थिति में आने के लिए कारण एक अज्ञानता, और एक जो भी हम जानते हैं वो बहुत ही बायस होके जानते हैं, जज करते हुए जानते हैं। जैसे ही बाहर के व्यक्तियों को, अगेन उनको खोलने के लिए आपको उनके स्तर पे रह के सोचना पड़ेगा, ये क्या सोचता है। वेदों के बारे में आपको पता है वेद क्या है, व्याकरण के बारे में अथवा इन जनरल शास्त्र के बारे में हमें पता है क्या, उसका स्थान क्या है, क्या उसको भी पता है? या वो शास्त्र यानी कुछ ऐसा रिचुअलिस्टिक है ऐसा समझेगा, वो वैसे ही समझेगा। आईकेएस यानी कोई इतिहास समझेगा, कोई कर्म क्या है वो पूजा पाठ समझेगा, कोई ये जो धर्म इत्यादि है रिलीजन समझेगा, कोई एक मोरालिटी का कुछ उपदेश है उसमें समझेगा। ये सब नहीं है, नहीं, पर केवल यही नहीं, ये एक अंश है। तो ऐसा बायस होकर वो देखता है। तो इन सब का वजह जब हम देखेंगे, हम सभी को पता है, हम ज्यादा उसमें जाएंगे नहीं, उन सबकी वजह हमने आपकी बताया, भी सर ने भी बताया कि कहीं ना कहीं आक्रांताओं का, जो आक्रमणकारी लोग आए थे, और उनका उद्देश्य
आक्रमण तो यहाँ भी एक दूसरे के ऊपर हो रहा था, जो तब नहीं हो रहा था। इनके वजह से क्या ऐसा बदलाव हुआ, जो मुगलों या शक इत्यादि उनके पहले भी यहाँ जो राजा ये थे, साम्राज्य था, वो भी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते होंगे ना, तो उनका उद्देश्य क्या रहा होगा, आक्रमण का उद्देश्य क्या रहा होगा, राज्य का विस्तार ही था। राज्य का विस्तार करते पर वहां की संस्कृति का हनन नहीं करते। संस्कृति का हनन करेंगे तो जन का हनन होगा, तो जन ही अंत होंगे, तो किसके ऊपर वो साम्राज्य करेंगे। तो उनका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार। तो साम्राज्य के उनकी परिधि विस्तार होती, पर वहां के जो रहन सहन है, संस्कृति है, वो सब वैसे ही रहता। पर ऐसे कुछ बाहर के आक्रमणकार आए जिनका उद्देश्य कुछ अलग था। सिर्फ साम्राज्य विस्तार ही होता तो वो भी जैसे ये एक अपने आप में एक दूसरे के साथ करते, तो वो भी आते शासन करते नहीं, तो वो आए अपने एजेंडा लेके। तो वो सब हम जानते हैं। तो इन शॉर्ट वो आए थे अपनी संस्कृति को दूसरों की, यानी बाहर की संस्कृतियों के ऊपर थोपने के लिए। दोनों जो भी आए, चाहे वो हम इन जनरल मुगल कहें, मुगल तो एक वंशज है, जो भी अरब के तरफ से आए हैं सभी वो हों, और इसके उपरांत जो यूरोप की तरफ से आए, हमें पढ़ाया जाता है ऑफ कोर्स वो सब व्यापार करने आए थे, तो व्यापारी करने आते, तो मैं भी यहाँ पे उनके व्यापार ही करने आया हूँ, राइट। मेरे व्यापार क्या है, मेरे अंदर जो भी है मेरे पास, वो मैं सामने वाला को दूंगा, उसके बदले में वो अपना जो भी पास है वो मुझे देगा। तो मैं भी यहाँ व्यापार करने आया, तो कुछ मुस्टंडे को थोड़ी लाया नहीं, यहाँ जो ऑलरेडी इस तरह के व्यापार कर रहे थे उनको हनन तो नहीं किया। तो व्यापार का सिद्धांत वो नहीं, तो इसलिए वो व्यापार के लिए आए, वो तो बहुत बड़ा झूठ है। वो सब हमें पता है। तो आए अपना एजेंडा लेके, वो भी एजेंडा यही था कि उनका जो भी एक कल्चर था, संप्रदाय था, उसको यहाँ के लोगों के ऊपर थोपना। चलिए, तो वो आए, हजारों साल उनका दोनों का मिला के जो भी उनका आक्रमण हुआ, उसके शासन हुआ, शासन के दौरान अभी सब जो भी आप लोगों ने बोला कि अपने संस्कृति को यहाँ के संस्कृतियों पर थोपने के आड़ में हमारी संस्कृति का नाश करने का प्रयास किया। परंतु वो आए, वो चले गए, अभी 75 साल से भी ज्यादा हो गया चले जाने के बाद। ठंडी आती है, ठंड का मौसम आता है, तो ठंड लगती है हमें, राइट। मेरी हिंदी बहुत ही अच्छा है, तो थोड़ा बहुत इसका आगे काकी सबका इधर उधर होता है, तो आप सही करके समझ लेना, अनुवाद कर रहे हैं। हाँ, तो ठंडी आती है तो ठंड लगता है हमें, जैसे ही ठंडी ठंड चली जाती है तो ठंड भी चली जाती है कि नहीं। तो कार्य कारण में, कारण जब तक है तब तक उसका कार्य रहेगा, जैसे ही कारण का अभाव है कार्य भी चला जाएगा। इस तर्क के आधार पर मुगल्स आए चले गए, यूरोपियंस आए चले गए, एक तरह से देखा जाए तो उनका असर भी तो चले जाना चाहिए था। दरअसल उन्होंने क्या किया कि हमारी सोच को ही हमारे को इस तरीके से हमारे विचारों को बनाया गया कि हम अपने पास में जो उचित है, जो हमारी संस्कृति की, वो उसके प्रति नेगेटिव कर दिया। हम जो दुनिया हमारी जो वेशभूषा थी या हमारे जो कल्चर थे, उनको हीन बता करके कि आप लोग ये सही नहीं है, हम जो पहनते हैं हमारा जो पहनावा है, तो हमारी सोच को ही इस तरीके सोच को अवश्य तो उसका परिणाम इतना रहता है कि उनके जाने के बाद भी वो रह रहा है, परंतु उसके बावजूद भी हम प्रयास तो कर ही रहे हैं उससे बाहर आने का। जब वो थे तभी से प्रयास था, ऐसा तो नहीं कि वो आ गए तो हमें पूरा धराशायी कर दिया। इसलिए मैंने प्रयोग किया, प्रयास किए, उन्होंने सफल नहीं रहे, इसलिए अभी हम ये सब पढ़ रहे हैं। अभी छावा के अभी उसका क्या है, नहीं गया है, उसका लहर अभी भी है, उनसे भी हमें पता चलता है कि कितनों ने क्या क्या किया होगा जिसकी वजह से अभी हम इतने में हैं। उस सब के बावजूद पूरा तरह से न आने का कारण क्या है? हमारे पास अभी भी लाख ताड़पत्र है ऐसे, आपको बताइए क्या, यहाँ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भी इसमें काम कर रहे हैं, इसलिए नए तौर पे बोलने की कोई जरूरत नहीं, पर इतना तो पता है कि उसकी डिकोडिंग ही नहीं हुआ है। डिकोडिंग का मतलब क्या? मैं ये नहीं था अनुवाद नहीं हुआ, रीडिंग नहीं हुआ, डिकोडिंग नहीं हुआ। डिकोड क्यों?
क्योंकि वो अलग अलग लिपि में है। पहली बात तो वो लिपि है क्या ये देखना ही, उस लिपि को अपने लिपि में लाना पहला, उसी की वो डिकोडिंग कह रहा हूं। और ऐसे सारे ग्रंथ हैं जिनको आप पढ़ने के बावजूद वो क्या है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सूत्र रूप में गढ़ा हुआ है। कटपयादि सूत्र के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे सूत्रों में पढ़ा है, वहां पे अगर रामो राजमणिस्तता पढ़ूंगा तो रामो राजमणिस्तता का अर्थ, इसे रैंडम उदाहरण देगा कुछ नहीं, रामो राजमणिस्तता अर्थ वहां पे राम का नहीं है, रा का एक अर्थ है, मां का एक अर्थ है, यानी संख्या है। ये कटपयादि सूत्र के बारे में मैं कह रहा हूं। तो ये अनुवाद मात्र से नहीं होने वाला है, इसको डिकोडिंग करना पड़ता है। सो इतने सारे हैं, कई सारा, इससे 10 नहीं 100 गुना ज्यादा ग्रंथों का नाश होने के बावजूद हमारे पास इतना है। हमारे पास 16+ यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें हम संस्कृत के ऊपर काम कर रहे हैं। कई सारे ग्रंथों का रीपब्लिकेशन यानी ताड़पत्र से प्रिंटिंग क्या हमने किया है, उसको क्रिटिकल एडिशन किया है, उसका अनुवाद भी किया है। इतने सारा चीजें होने के बाद भी बाकी लोग, हम संस्कृत के लोग अगर इतने हैं तो बाकी जो लोग हैं जो संस्कृत से या भाषा से या संस्कृत में रहे ज्ञान भंडार से दूर है, उनके लिए वो या तो है पता नहीं है, या पता है अगर तो बहुत ही गलत तरीके से तरोड़ मरोड़ के पता है, पहले वाले पे जाते नहीं। पता नहीं है क्यों, सिंपल है, वो गए ही नहीं। पर जिनको ये गलत तरीके से पता है उसका कारण क्या है? हम लोगों ने फैलाया, हम लोग यानी संस्कृत के लोग फैला है क्या? नहीं, हम तो ग्रंथ पढ़ते हैं, व्याकरण को व्याकरण में जैसा है वैसे ही सूत्र पढ़ रहे हैं। तो वो लोग क्या पढ़ते हैं? इमेजिन करिए अगर मैं कोई ऐसा जो संस्कृत नहीं जानता हूँ, संस्कृत का विषय सीखी हूँ, मैं जहां अभी मेरा यूनिवर्सिटी है जिसमें संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, वहां के बच्चों को अगर मैं बोलता हूँ भाइयों भगवद गीता का 2य अध्याय का 10वां श्लोक का अर्थ आपको जान के आना है, उनके जगह पे रह के सोचिएगा वो पहला काम क्या करें। वो निष्ठावान है, श्रद्धावान है, उनको कोई ये नहीं है पढ़ना है और संस्कृत इत्यादि का ज्ञान नहीं है, वो आए तो वो पहला क्या करें? गूगल पे सर्च करके। और जैसे वहाँ पे जिस तरीके की नॉलेज डाली गई है, जिस तरीके की मतलब टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके, तो उन्होंने अपने हिसाब से मतलब जो भी देखेंगे वो ट्रांसलेशन इंग्लिश ही देखेंगे, राइट। पहला अप्रोच उनका, ग्रंथालय में भी जाएंगे तो ग्रंथपालक के पास पूछेंगे भगवद गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन है क्या। उनका पहला अप्रोच वही रहेगा। मैं ग्रंथालय तो बहुत ही ज्यादा बोल दिया, उत्तर तो नहीं जाते हैं, मैम जैसे कह रही है सीधा गूगल करें। गूगल में जो पहला आंसर आएगा, फाइंडिंग्स आएंगे, उसको पढ़ेंगे और आगे बोलेंगे। तो यहाँ आती है अनुवाद का काम। तो अनुवाद किया हुआ हमें मिलता है, तो हमें चर्चा हम कर सकते हैं अनुवाद किया है तो किसी एक अच्छा व्यक्ति ने किया होगा, रैंडम ऐरे व्यक्ति तो नहीं करते क्योंकि वो पब्लिश भी है। अब हो सकता है जिसने अनुवाद किया हो वो कहीं थोड़ा अल्पज्ञानी हो, पर पब्लिशर्स तो ऐसा नहीं होगा। पब्लिशर जो है वो 10 बार उसको एडिट करेगा। तो ऐसे एक विद्वान से, यानी जो नॉलेजेबल है, विद्वान बोल के मैं आगे इसका तो अनुवाद करना नहीं चाहता हूँ, जो नॉलेजेबल है वो उसने किया हुआ अनुवाद को एक रेस्पॉन्सिबल जिसके पास है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पब्लिकेशन देख के छपाया है, तो कुछ तो उसमें जेन्युइनिटी रहेगा। तो उसमें भी ऐसा गलत मिसअंडरस्टैंडिंग उसका अनुवाद से भी कैसे हो सकता है? ये अनुवाद का सिद्धांत को समझने का प्रयास है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की ओर हमें ले जाता है, इसको थोड़ा उसके फिलोसॉफिकल तरीके से, सैद्धांतिक पक्ष से समझने का प्रयास करें। आप लोगों को लगा होगा कि मैं अनुवाद के बारे में कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा, फिर आप सब उससे वाकिफ हो नहीं भी हो, दूसरे इसमें हम करते ही। और जब तक इसके सिद्धांत के बारे में क्यों ऐसा हो रहा है, इतना रैंडमली हम इतने आसानी से अनुवाद कर लेते हैं, वाकई में वो करने योग्य है क्या? तो अनुवाद के आगे पीछे का क्या सिद्धांत है ऐसा जिसको हमें अनुवाद करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम बात। आपके सबके पास पेन पेपर है, ऐसा समझता हूं।
ये सभी दिख रहा है सेंटेंस, हाँ सिंपल इंग्लिश में है, एक बार पढ़ेंगे। I commute daily from my village, which is 30 kilometers away from here. क्लियर है, इसमें कोई गलती, ये क्रिस्टल क्लियर है इंग्लिश। अपनी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो मराठी हो, यहाँ खासकर सारे हिंदी वाले हैं ऐसा मैं समझता हूँ, जो भी संस्कृत को नहीं आती, हिंदी मराठी कन्नड़ तेलुगु जो भी है, इसका सिंपल अनुवाद ऐसा करना है। अगर मैं उठा के पूछूंगा इसका कन्नड़ में बोलो हिंदी में, तो जो बोलेंगे आप वही लिखना है, बहुत एकेडमिक अनुवाद करने की जरूरत नहीं। बात स्पष्ट है? ऑनलाइन में जो है उनको ये दिख रहा होगा क्या सर? ये उनको दिख रहा होगा, स्क्रीन शेयर करना होगा, स्क्रीन शेयर आपके इससे करना होगा, मीट करना होगा। नहीं तो आप किसी को आप नहीं से करना हो सकता, आप एक बार करेंगे, मुझे भी ज्वाइन कराइए, मैं स्क्रीन शेयर, क्योंकि आगे भी बहुत सारे एक मुझे लिंक दे दीजिए। आप लोग शुरू करिए, किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई अच्छा वाला अनुवाद नहीं चाहिए, रैंडमली जो आपके मन में आता है वो अनुवाद चाहिए, सिंपल। व्हाट्सएप में मिल जाए आपने नहीं ये यहाँ पे I commute daily from my village, which is 30 kilometers away from here. मैं प्रतिदिन अपने गांव से आता जाता हूँ। हम सुनेंगे, सॉरी थोड़ा अगेन टेक्निकल ग्लिचेस है, वो ऑनलाइन जो है ना उनको भी ये दिख जाएगा बाद हम
ठीक है, मैं बोलिए कोई रैंडम यहाँ क्या बात किया? प्रतिदिन मैं यहाँ गांव से आता हूँ जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, और कोई इससे अलावा थोड़ा अलग प्रारूप में भी हो सकता है। हाँ, गांव से 30 किलोमीटर चल के यहाँ आता हूँ। मैं प्रतिदिन गांव से 30 किलोमीटर चल के यहाँ आता हूँ, थोड़ा इसमें अलग है। हाँ, आता हूँ और जाता हूँ। नहीं, इन्होंने ऐसा किया, ऐसे समझते हैं अभी। ये इसमें अभी सही गलत की बात नहीं हो रही है, जिन्होंने, इसलिए मैंने कहा तुरंत जो मन में आता है वो करना है, मुझे इतना गैप देना भी नहीं था। खैर, हाँ, संपर्क में रहते हैं, आपने कम्यूट को संपर्क में रहते हैं अनुवाद किया। हाँ, और कोई? मैं प्रतिदिन अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर किसी स्थान से आवागमन करता हूँ। और कोई? मैं बस अपने घर से आता जाता हूँ। उसकी बीच की दूरी ऐसा इन्होंने रखा, राइट? इंग्लिश का एक स्टाइल था, उसमें से थोड़ा इन्होंने अलग से, वही अर्थ है पर उन्होंने अलग शैली से रखा। अपनी भाषा में पूछता हूँ। हाँ, मैं रोज अंदर अपना गांव से आऊँ जो अंदर से 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर, इसमें सभी ने 30 किलोमीटर का किलोमीटर को तो अनुवाद नहीं किया है, राइट? क्यों नहीं किया? संज्ञा है और निर्धारित उसको बदलेंगे तो उसका अर्थ संज्ञा है, उसको उसी में निर्धारित रहना चाहिए। आपने कुछ बोला? नहीं था तो ठीक है, किलोमीटर को क्यों नहीं किया? अब देखिए, कम्यूट को तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषा में, और पूरा का पूरा सेंटेंस को कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से रखा, राइट? किलोमीटर का हिंदी शब्द जो है वो स्मरण में, अच्छा, स्मरण में नहीं है इसलिए नहीं किया। एक रीजन ये था, एक था कि वो एक पारिभाषिक शब्द है, उसका अर्थ वही में सही रहता है, इसलिए किलोमीटर ही है। आप प्लीज हाँ, उठा लेता है। सर उसके लिए कोर्स हमारे यहाँ पहले एक कोर्स दो कोर्स, लेकिन उसका सेम नहीं है ना, वो अलग है। चलिए ठीक है, गुड गुड। अभी नेक्स्ट जाते हैं। वैल्यू चेंज हो जाएगा, किलोमीटर को दूसरी में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू चेंज। ठीक, ओके, पढ़िए। Religion must be kept separate from politics. क्लियर है? स्पष्ट है? अंग्रेजी इसका है ना? प्लीज अनुवाद करिए। लिख लीजिए, लिख लीजिए 2 मिनट में मैं पूछता हूँ, लिख लीजिए, लिखना बहुत जरूरी।
ओके, ऑनलाइन में जो है उसमें म्यूट कर सीक्रेट सारा दिख रहे हैं। जो भी अभी देखा पहले से। हाँ, सो ऑनलाइन में जो बंधुगण है तो उनके लिए एक फिर से मैं दिखाता हूँ। ये एक हमने सेंटेंस दिया था जो इंग्लिश में था, I commute daily from my village which is 30 kilometers away from here। तो इसका अनुवाद करने मैंने बोला था, कई सारे लोग यहाँ पे जो है ऑफलाइन उन्होंने कुछ कुछ अनुवाद किया, तो अलग अलग प्रकार से किया, पर उसका सभी का एक सार से बोलो तो मैं यहाँ से नहीं, मैं क्या था, मैं गांव से मैं रोज गांव से आता जाता हूँ जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, ऐसा कुछ किया। और कम्यूट इस शब्द का कई अलग अलग प्रकार का अनुवाद भी किए, पर किलोमीटर्स को किसी ने अभी तक अनुवाद नहीं किया। ये कुछ इसके मेजर उपलब्धियां हैं। तो अभी दूसरा सेंटेंस है, अभी आप भी कर सकते हैं ऑनलाइन में जो है, रिलीजन मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। सो कुछ अनुवाद यहाँ पे, धर्म को राजनीति से अलग रखना है। हाँ, और कुछ अलग सा, हाँ, धर्म को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए। धर्म को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए, ये उदाहरण से और कोई धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। इससे अभी धर्म को राजनीति से अलग रखना है, इस भाव से अलावा भी किसी ने किया है क्या? जो ये भाव नहीं आ रहा है, थोड़ा अलग है मेरा, राजनीति से अलग रखे, ठीक है। अब वो उन्होंने रोक दिया था, धर्म को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए, ये वाला भी है, ठीक। ओके, सो नाउ दोनों के सभी लोगों के पास इसका एक रैंडम अनुवाद है। यहाँ पे धर्मशास्त्र पढ़ने वाले भी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग होने, एक सभी को सुनाई दे रहा है। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने चर्चा की थी, अनुवाद का प्रक्रिया में जो भी एक मूल भाषा रहेगी, उस मूल भाषा से हम जो भी दूसरी भाषा में अनुवाद करेंगे वो करेंगे इसलिए जिसका अनुवाद को पढ़ने वाले जो ऑडियंस है उनको मूल भाषा के ज्ञान नहीं है। यानी इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में, जिनको इंग्लिश नहीं आती हो उनके लिए हम अपना, यानी अभी फॉर एग्जांपल हिंदी में अनुवाद करते हैं, अनुवाद किया हुआ जो शब्द राशि है वो ऑडियंस के पास जाएगा। जैसे ही वो गया, एक तरह से वह शब्द राशि मूल शब्द राशि से कट गई। मैं कट गया इसलिए कह रहा हूं, ये जो अनुवाद है वो सही है या नहीं, वो जो ऑडियंस है यहाँ मूल पे आके देखेगा नहीं। अगर वो देख सकता तो मूल ही पढ़ लेता। वो एक मैक्स मूलर का स्पीच है इंग्लिश में, उसको इंग्लिश से हिंदी में बनाया पहले, उसमें बहुत अच्छा दिया है, उसको उसके जो भाव थे, उनका कहने का भाव था वो संस्कृत में और हिंदी में अलग। वही वहां उत्तम बात में आएंगे, वो क्या था वहां अनुवाद किया हुआ में क्या प्रॉब्लम है वहां भी नहीं आएगी। पर मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं, जब एक बार इंग्लिश जो मूल भाषा है उससे जो भी बंदा जो दोनों भी जानता है, समझता है, जो किया जिसने, उसने हिंदी में किया। हिंदी में जैसे ही किया, एक तरह से वह शब्द राशि, अनुवाद किया हुआ शब्द राशि मूल शब्द राशि से कट गया। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कट गया क्योंकि जिनके पास ये जाएगा वो उसको सही है कि नहीं देखने नहीं आने वाला। अगर वो देखने आता वो हिंदी में क्यों पढ़ता, वो इंग्लिश ही पढ़ लेता।
सिद्धांत तो वही है अनुवाद का, राइट? हाँ, सो अभी हमने किया रिलीजन मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। इस सेंटेंस का अनुवाद हमने हिंदी में किया। क्या किया? धर्म को राजनीति से अलग रखना है, ऐसा हमने किया। अब कल जैसे ही मैंने किया वो इससे गायब हो गया, ये है नहीं उनके लिए, मान के चलिए। अब हम देख रहे हैं अपनी भाषा में धर्म को राजनीति से अलग रखना है, इतना ही पता है हमें, ठीक है? अभी और एक सेंटेंस लेंगे, स्वच्छ पानी को पीना चाहिए। स्वच्छ पानी को पीना चाहिए। दूसरा एक इसी का पक्ष होगा, अस्वच्छ पानी को नहीं पीना चाहिए। सही बात है, अस्वच्छ पानी को नहीं पीना चाहिए। यहाँ पे तर्क न्याय से तो कोई नहीं है ना, मतलब ज्यादा अभी तार्किक नहीं बनिएगा, जब जितना उदाहरण है उतना ही पकड़िएगा। स्वच्छ पानी को पीना चाहिए इज इक्वल टू अस्वच्छ पानी को नहीं पीना है। यानी जो भी इन दोनों को भी सुनेगा वो करेगा एक ही तरह का काम, वो क्या है? फिल्टर्ड पानी को पिएगा, राइट? दोनों को समझ रहे, उसका अर्थ क्या हुआ? उसको सुन के एक ही काम कर रहा है, तो इन दोनों का अर्थ एक ही है, बस उसको दूसरी शैली में बताया हम। किसी में पॉजिटिव शैली में बताया, किसी में दूसरे में नेगेटिव शैली में बताया, राइट? नकारात्मकता से सकारात्मकता से। ये था स्वच्छ पानी को पीना है, दूसरे को था अस्वच्छ पानी को नहीं पीना है, राइट? इसी प्रकार इस सेंटेंस को देखेंगे जो अभी हम डील कर रहे हैं। धर्म को राजनीति से अलग रखना है, इस सेंटेंस को अगर हम नकारात्मक पक्ष से रखेंगे और धर्म को राजनीति के पास रखना है, यही सेंटेंस बनेगा। टेक्निकली सही है, अधर्म को राजनीति के पास रखना है, सेंटेंस तो वही बना ना, कोई प्रॉब्लम इसमें? टेक्निकली सही है क्या? एथिकली सही है? ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधर्म को राजनीति के अलग नहीं रखना, अगेन धर्म को राजनीति से दूर रखना भी सही नहीं है फिर, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस समान अर्थ बता रहा। अगर वह पहला वाला सही है तो दूसरा भी सही होना था, पर टेक्निकली तो सही है पर मॉरली या एथिकली या प्रैक्टिकली सही नहीं है, तो ये सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है। धर्म को राजनीति से अलग रखना नहीं चाहिए, हाँ है ना? कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है? यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। बता कुछ ऐसा कोडिंग वगैरह लिखते हो कहीं के एरर होता है जिसकी वजह से ढंग करके एरर आता है, ऐसा अभी एरर है ये। क्षम्यतां पुनः मंदं मंदं वदन्तु। बाय मिस्टेक। अच्छा, ऑनलाइन से भी कुछ किसी को बोलना है तो प्लीज बोल सकते हैं, थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा। हाँ, सो क्या एरर है यहाँ पे? कहाँ पे एरर है? हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, कहीं मिस हो गया किसी को? मुझे भागना नहीं है, आराम से जाना है, इसको समझाना है। Religion must be kept separate from politics। इस आंग्ल भाषा का वाक्य को हमने धर्म को राजनीति से अलग रखना है ऐसा अनुवाद किया। तो धर्म को राजनीति से अलग रखना है should be equivalent to अधर्म को राजनीति से पास रखना है, राजनीति के पास रखना है। परंतु अधर्म को तो राजनीति के पास नहीं रख सकते, तो ऐसा है धर्म को भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहाँ हम फंसते हैं? प्लीज। जैसे धर्म को अगर हम राजनीति से जोड़ते हैं उसमें क्या होगा कि सबका अपना धर्म है, तो धर्म को अपने से मतभेद से मानते, तो जब वो राजनीति में जाएगा, राजनीति में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। नहीं, आप इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं क्यों धर्म को अलग रखना है, पर मुझे ये बताइए कि अधर्म को कैसे फिर पास में रख सकते हैं?
मैं टेक्निकली जा रहा हूँ। धर्म की है वो अधर्म हो गया, राजनीति छोड़िए, जिसको आप दूर रखना चाहते थे उसके ऊपर तो काम महोदय कर सकते हैं। हाँ, एक मिनट, हाँ प्लीज। यहाँ पर जो रिलीजन शब्द है उस शब्द का हमें जो अभिप्रेत अर्थ है, जैसे अभी आपने धर्म और अधर्म दोनों शब्द का स्थान अगर राजनीति के पास रखने से क्या अर्थ होता है वो बताया, तो वैसे ही अगर हम रिलीजन शब्द का जो हमें अभिप्रेत अर्थ है तो वो अर्थ ही वहां रखेंगे। जैसे आचार पंथ है या जो आचरण के बारे में जो विचार प्रवाह हैं वो अगर हमें दूर रखने हैं राजनीति से, तो वैसा स्पष्टीकरणात्मक भाषांतर करना होगा। तो उसका अर्थ हुआ कि अनुवाद गलत हुआ है, सीधा सीधा अर्थ यही है ना? नहीं, उसका संदर्भ क्या है, संदर्भ क्या है, उस आधार पर अर्थ बदलेगा। नहीं, रिलीजन इस अर्थ का अनुवाद धर्म है क्या? हम व्यवहार में लेते हैं, लेकिन लेखक को अगर अलग अर्थ अपेक्षित है तो हमें अर्थ बदलना पड़ेगा। वही मेरा पॉइंट है। वही मेरा पॉइंट है कि इसको इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है, इसलिए मैंने इससे पहले भी ये कहा था, वंस वी ट्रांसलेट वो मूल शब्द से कट जाएगा, मूल भाषा से, मूल स्वरूप से कट जाएगा। वो जो आएगा वो उसके पास, उसको रिलीजन पता नहीं है क्या है। हम जो अनुवाद किया है कि जिसने, उसने जो शब्द दिया वही शब्द उसके लिए रिलीजन का अर्थ है। तो ऐसा अनुवाद कर दिया कि रिलीजन यानी धर्म है, तो उसी को हम समझ क्या है, जहां जहां वहां वो लोग रिलीजन बोलते थे वहां सब जगह हम धर्म का शब्द का अर्थ उपयोग करने लगे। राइट? एक एग्जांपल देके हम कर रहे हैं। तो ये क्यों? अभी इन्होंने जैसे कहा मैडम ने कि उसका अनुवाद सांदर्भिकता के अनुसार कुछ ऐसा होना था, या सर ने जैसे कहा उसका अभिप्रेत अर्थ है मत या संप्रदाय, या वाक्य में वो भी है। सर यहाँ जो वाक्य की दृष्टि से अगर देखें तो जो एक पहले आपने वाक्य बोला था कि शुद्ध जल पीना चाहिए, और दूसरा आपने बोला अशुद्ध जल नहीं पीना चाहिए। दोनों में जो वाक्य में जो विधेयता है ऐसा कि जब शुद्ध जल पीना चाहिए तो यहाँ कोई निषेध नहीं है, वाक्य में निषेध का प्रयोग नहीं किया गया। वही जब अशुद्ध जल नहीं पीना चाहिए तो 2 बार हमने निषेध का प्रयोग कर दिया, तो निषेध का निषेध हो गया, तो विधेयता ही से जो मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे कोई तर्क वाला तो नहीं है। अनुवाद की बात कर रही है यहाँ पे क्या है, धर्म जो है राजनीति से एक बार निषेध है, उसको जब हम कहते हैं अधर्म को राजनीति के समीप रखना चाहिए, तो यहाँ वहाँ पे भी हमने एक बार निषेध किया, यहाँ पे भी एक बार निषेध किया। दोनों अर्थ, दोनों वाक्य अलग अलग अर्थ को कह रहे हैं, दोनों साम्यता नहीं हो सकती। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इतना शास्त्रार्थ नहीं करते हैं, सिंपल सा आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हो? आपका वक्तव्य मैं समझा, पर इतना गंभीर नहीं है, इतना गंभीर नहीं है यहाँ। इसलिए मैं देखिए दृष्टांत को जितना लेना है उतना ही हमें लेना है, इसलिए पहले डिस्क्लेमर लगा दिया। मुझे पता है ये होने वाला है यहाँ, क्योंकि मैं भी शास्त्र पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं ले जाना। अभी ये जो आई बात अभी कि धर्म, रिलीजन का सही अर्थ समझने के लिए वो जिस कल्चर से, जहां से आया है, वहीं पे हमें देखना चाहिए है क्या, उसकी परिधि है क्या। जैसे उनको भी धर्म शब्द का परिधि है क्या देखने के लिए यहाँ के ही कल्चर को देखना चाहिए। वो कैसे, क्या होगा, इसका पीछे का क्या सिद्धांत है, ये देखने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? हाँ, सो ऑनलाइन वालों को भी ये दिख रहा है, ऐसा मैं समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? ये बिल्ली है, बिडालह बिडालीवा, बिडालह बिडालीवा, बिल्ली, बेटू, कैट। क्यों सब एक लेंगे अभी, इसलिए मैंने जानबूझ के बोला था मैं हिंदी में बोलूंगा, हिंदी लेंगे। बिल्ली, क्यों ये बिल्ली?
प्रयोग अधिकतर नहीं किया जाता है। तो बिल्ली ही क्यों कहते हैं? सर इसका नामकरण किसने किया? कुछ ऐसे हैं जिनका अनादिकाल से भी चला है, हम लोगों का वर्तमान संकेत है। और पुत्र के लिए पिता का संकेत नहीं, वो पुत्र का पिता नहीं, सबसे मत बनिए यहाँ पे सिंपल। सर ये अनंत चला आ रहा है नहीं, आगे आगे एक मिनट आ रहा हूँ। सबसे अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ आपको, मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा मजाक में कह रहा था। इतना संस्कृतज्ञ बन के इतना शास्त्र, हमें अब उनका लेवल पे सोचना है जो इससे ग्रस्त है, जो इससे ग्रस्त है, जो आम जनता है, जो किसी श्लोक का समझने के लिए श्लोक को तुरंत इंग्लिश पे गूगल पे जाता है, उनके स्तर पे रह के सभी को देखना है। जैसे ही यहाँ पे आया, जैसे शास्त्रीय में आया, इसका सब आंसर है, तो इसके लिए हमें चाहिए ही नहीं। पर उनको उस भाषा में समझा तो नहीं सकते ना। अगर वो समझ सकते तो इतना सारा तिगड़म करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं समझ सकते। हम अगर डायरेक्टली बोलेंगे अरे वो अनुवाद सही नहीं है, अंग्रेजी सही नहीं है, तो उनको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लगते हैं। क्यों सही नहीं है उसको अकेडमिकली ही हमें एड्रेस करना है। तो उसके लिए हमें पहली बात तो उनके स्तर पे जाना है। स्तर पे जाकर कैसे हम उनको उनकी तर्क से, उनका तर्क क्या है आजकल का एकेडमिक व्यू, उससे जैसे हम बताएंगे उनको ये सही से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे आपके साथ, क्योंकि आप शिक्षक हैं, छात्र नहीं है, शिक्षकों के पास जो भी मैं अभी कह रहा हूँ न केवल आपको समझाना है, क्योंकि आपको समझाने से भी आपको वाक्यों को कैसे समझाना है ये भी बताना चाहता। आप अपने शास्त्रीय दृष्टि से बोलेंगे तो उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, वो बोलेंगे अरे कुछ तो बड़बड़ बड़बड़ करके चला गया। बहुत ही ब्लंटली बोल रहा हूँ, ऐसे ही होगा। पर उनको उनकी भाषा में समझाना, उसके लिए हमें वो बनने हैं, उनके लेवल पे हमें जाना है। तो उस लेवल पे आप सोचिएगा आगे जो भी इसके क्या आएगा, चर्चाएं आएंगी, तब ज्यादा आप रिसीव कर पाएंगे। तो उनको कैसे हमें टैकल करना है। सो कमिंग टू द टॉपिक, ये बिल्ली है, हमें ये बताया गया है सिंपल सा कि ये बिल्ली है बचपन से। बाल्यावस्था में जब शिशु दिखा के बिल्ली 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 याद दिखा के सी फॉर कैट, सी फॉर, इसलिए ये बिल्ली है। ये आसान एक उत्तर है, वो बात में। अभी धीरे धीरे वो क्यों, एक मिनट, ये क्यों ऐसा है? नहीं, बाल्यकाल से किए हैं। अब हम एक लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते, यहाँ के अधिकतर लोग मान के चलिए हिंदी लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। तो उस लैंग्वेज कम्युनिटी में इस प्रकार के वस्तु को, पदार्थ को बिल्ली बोला गया है। अब यहाँ ऑनलाइन से कुछ नागपुर या महाराष्ट्र से भी हैं, तो मांजर, शायद मुझे पता नहीं, अगर गलत है तो उसे करें, मांजर सही है, हाँ सही। तो धन्यवाद धन्यवाद। तो वो मराठी लैंग्वेज कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उनको बचपन से इसको मांजर पढ़ाया गया। जिस वक्त उनको मांजर पढ़ाया गया, उस बच्चे को ये बिल्ली है पता नहीं है, वैसा वर्षा यहाँ पे लोगों को वो मांजर है पता नहीं है। आप शायद कर्नाटक से हैं, हमें बचपन से बताया गया ये बेक्कू है। आपको पता था ये बेक्कू, ये शब्द राशि? क्योंकि संस्कृत कम्युनिटी में अभी नहीं है। हम लोग यहाँ पे लोग जो है वो कन्नड़ कम्युनिटी में नहीं थे, इसलिए ये जो दो अक्षर का शब्द है बेक्कू, इससे अवगत नहीं थे, पर है बेक्कू यही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लैंग्वेज कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हमारी जो कम्युनिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो मैं कहीं ना कहीं मराठी सीखूंगा, मैं हिंदी सीखूंगा, कन्नड़ भाषा हिंदी सीखूंगा, तो मुझे बिल्ली भी समझ आएगी। मुझे पहले बिल्कुल ही पता था, बिल्ली भी समझ आएगी, कैट भी समझ आएगा, मांजर भी समझ आएगा, राइट। धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, जितना मेरा कम्युनिटी बढ़ेगी उतना इसका जो भी नामांतर है हमें समझ आएगा। ये सारे क्या है?
हाँ, ये सारे क्या है? बिल्लियां है, अलग अलग प्रकार की बिल्लियां है। पक्का कोई दूसरा प्राणी नहीं है यहाँ पे? ये तो शक्ल पे इसका मुख जैसा है, फिर भी बिल्ली है और सब बिल्ली है। पक्का आगे जाए। ये क्या है? अगेन मैं पूछूंगा नहीं क्यों कुत्ता है, वही आंसर है, पर ये बिल्ली क्यों नहीं? यहाँ पे कुछ अलग है। उनको दिख रहा है ना? उनको दिख रहा है, ओके। नहीं वो उनको दिख रहा है, ठीक। सो प्रश्न ये है, प्लीज, मतलब ऑफ कोर्स इसमें फन तो है ही, पर थोड़ा इसमें भी देखेंगे, ये बिल्ली क्यों नहीं? वहां पे ही जाऊंगा। इनके भी 4 पैर है जो इससे पहले वालों पे था, इनके भी कान है, शक्ल भी वैसे एक बिल्ली का शक्ल भी ऐसे कुत्ते जैसा था, आकार भी वही है, उसके ऊपर ही बाल जो रेशम है वो है। तो क्यों इसको, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। इसमें एक मिनट, इसमें भी अलग अलग शैली में है प्राणी। बिल्ली जो है वो अलग अलग प्रकार का बिल्ली है, तो ये भी एक अलग प्रकार का बिल्ली है। अभी कुछ आंसर ऐसा आया, एक इन्होंने कहा आवाज, भौंकना, हाँ 20 ना कौन मेरे ओके, हाँ नहीं इसलिए मैंने अलग अलग प्रकार का ये बोला था, वैसे लिखा होगा। और कुछ हाँ ये भी लोग करती है प्रजाति अर्थ तो इसमें देखा ही था। ओके सो कहीं ना कहीं हम ऐसा विशेष लक्षण को हम क्या करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं, जो इस वस्तु को दूसरा वस्तु से अलग करता है, राइट? अगर हम उसका प्रयास करेंगे करने का, तो जो आचार्य जी ने कहा उसका प्रयास करूंगा। अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा कोई मदद, चलिए कोई बात नहीं। सो इसको हम कहते हैं, कोई बात टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में इसको कॉन्सेप्ट क्लस्टर क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लस्टर, राइट? तो अभी ये जो विषय है वह कैट है, यानी बिल्ली है, ठीक है? तो क्या वह एक डोमेस्टिक एनिमल है, राइट? वह एक डोमेस्टिक एनिमल, ये भी डोमेस्टिक एनिमल, तो दोनों में है ये समान। कैप्टस हाउस पेट, घर पे हम इसको पालतू रखते हैं, तो इसको भी हम रखते हैं, अगेन ये भी समान धर्म है। किल्स माइस एंड रैट्स, ये जरूरी नहीं है कि नहीं खाता हो, पर इसका स्वभाव नहीं है, इसका स्वभाव नहीं है, पर बिल्ली का स्वभाव है, अक्सर वो खाता है। आजकल जो घर पे पालते हैं उसको नहीं खाने का ट्रेनिंग दी जाती है, गलत बात है, पर अक्सर बिल्ली यानी चूहे को वो खाता है। कम्युनिकेट्स थ्रू म्याउइंग एंड हिसिंग, जो आपने भी कहा, जो कैट है, जो बिल्ली है, वो कैसा संभाषण करता है, म्याउइंग करते हो या हिसिंग करते हो, राइट? तो उसकी एक परिभाषा है जो कि ये बार्किंग करते हुए करता है। हाँ, सो यहाँ पे विशेष धर्म आ गया, समान धर्म नहीं है। पहला 2 समान धर्म है, बाकी अभी जो 2 है वह विशेष धर्म, इसका बिल्ली का, इसका नहीं, कुत्ते का नहीं। कैनॉट बार्क, ये भौंक नहीं सकता, ये भी एक विशेष धर्म है जो कि ये भौंक सकता है। और हैज एक्सीलेंट नाइट विजन,
तो इसका किसका, बिल्ली का अच्छा एक नाइट विजन है। ये भी एक समान धर्म विशेष धर्म है बिल्ली का, कुछ कुत्ते में हो भी सकता है। इसके अलावा जो हाँ जैसे अभी महोदय ने भी कहा उसका उतना तो डीपली में नहीं जा रहा हूँ अभी, इसके लिए इतना काफी है। ठीक है, सो ये क्या है, इसको हम विशेष धर्म यानी कॉन्सेप्ट क्लस्टर कहते हैं, राइट। ये क्या है, ये क्या है, मत्स्य विशेष, मत्स्य विशेष, मछली जिसको वेल कहते हैं, ऐसा ही है। यह एक मछली, वही यह एक मछली जिसको वेल कहा जाता है, ऐसा ही है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। पक्का ऑनलाइन में रहने वाले आपको दिख रहे हैं, दिख रहा है जी सर। स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर गलत है तो प्लीज बोलिए। यह एक मछली है जिसको वेल कहा जाता है, अथवा यह क्या बोले, मछली का एक प्रजाति है, वेल मछली है, ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया। कुछ गलत है तो कोई बताओ, नहीं है? मछली नहीं कहेंगे सर, इसको जलचर प्राणी कहेंगे। जलचर प्राणी कहेंगे। अच्छा, एक नया एक आया, जलचर प्राणी कहेंगे, मछली नहीं। देखते हैं ये मछली है। ओके, तो देखते हैं ये मछली है या नहीं, जलचर है मात्र या वेल है, क्या है? मछली नहीं है ये, इसलिए नहीं। ये देखिए, ये आपका जो मंतव्य है उसको पुष्टि करने के लिए मैंने यहाँ पे इसका भी कॉन्सेप्ट क्लस्टर लगा दिया। ये एक वेल है, एक फिश है, हमने ये दोनों बताया था, ये फिश भी है वेल भी है, पर दोनों ये है क्या वो हमें तब पता चलेगा जब हम इसका विश्लेषण करेंगे। हमें क्यों लग रहा था ये मछली है, क्योंकि ये पानी में रहता है, क्योंकि इसके भी फिन्स जिसको कहता है वो है, और क्योंकि ये भी तैरता है। इन तीन सधर्म या सामान्य धर्म जो फिश में दिखता था वो देखते हुए हमने कहा कि ये भी मछली है या ये भी एक मछली का प्रकार है। जबकि है क्या, देखिए अलग अलग धर्म क्या है। जैसे हमने इसमें भी देखा था, कुत्ता और बिल्ली में दोनों पालतू है, दोनों को हम घर पे रखते, डोमेस्टिक एनिमल है, ये सामान्य धर्म है। परंतु विशेष धर्म अलग है। इसके विशेष धर्म कितने हैं? फिश में स्केल जो कहते हैं, हम इमेज चित्र लिखते हो ऐसे 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 सी 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 नहीं लिखते हैं, उसको हम स्केल कहते हैं, जो मछली के ऊपर रहता है, जबकि वेल के ऊपर नहीं रहता। वेल के ऊपर क्या रहता है? हमारे जैसे हेयर रहता है, बाल रहता है। ऐसा ही ये अंडा रखता है, इसका प्रजनन प्रक्रिया में अंडा रखता है, जबकि ये शिशु का ही सस्तनी है, मतलब सस्तनी का अलग अर्थ हो गया, पर ये शिशु को ही जन्म देता है, ना कि अंडे को। ऐसा है ये वाटर में, यानी पानी में रहते हुए पानी को ही ब्रीथ करता है, पानी से बाहर आ गया तो रह नहीं सकता, जबकि ये एयर को ही ब्रीथ करता है, पानी में रहता है पर ब्रीथ करने के लिए ऊपर आता है। इन सारे विशेष धर्मों के वजह से वे मछली नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वेल मछली का एक प्रजाति है, नहीं। जी, सिर्फ ये दिख रहा है, पर इसमें अनेक विशेष धर्म है, इसलिए वेल मछली नहीं है। तो ये दूसरा एक उदाहरण हो गया कॉन्सेप्ट क्लस्टर का। आप इसको समझते जाइएगा आगे आगे। ये क्या है? एप्पल। ये एप्पल है इन जनरल। वो विशेष बोल तो सेब कह सकते हैं, रेड एप्पल कह सकते हैं, जो कश्मीरी एप्पल नहीं है कह सकते हैं, कुछ भी, पर इन जनरल है क्या है ये? एप्पल। एप्पल बाहर एप्पल तो आपसे पूछेंगे भी नहीं हम, नहीं तो वो और भी प्रकार बोलने लगेंगे, हमें लेवल हो जाओगे।
हाँ तो नहीं, आपके पास मैं आऊंगा, आपका अभी रोल है, और अभी ये बताइए ये क्या, ये भी तो एप्पल है, ये भी फ्रूट है, ऊपर वाला ये भी फ्रूट है, ऐसा नहीं, इन जनरल देखते ही इसको क्या कहते हो, इसको क्या कहते हो, दोनों एप्पल ही है ना, APPLE। हाँ अभी अगर मैं, आप कहाँ से, हिमाचल से हैं? हाँ, मुझे अच्छा एक व्यक्ति मिल गए हिमाचल से एक व्यक्ति है जिनके यहाँ एप्पल का यानी सेब का बगीचा है, राइट, वह सेब का विशेषज्ञ है और वो वहीं रहने वाला। मान के चलिए, ऐसा तो है नहीं, ये टेक्निकली भी साउंड है, मान के चलिए टेक्निकली उतना साउंड नहीं, उसको क्योंकि जरूरत भी नहीं है, पर सेब के बगीचे से बहुत ही वाकिफ है। मैं उनके पास जाके पूछूंगा, भाई साहब व्हाट इज एप्पल, क्या एप्पल यानी क्या है, अभी बताओ, अभी जो बोल, सेब एक फल है, फल है, हाँ, और विशेष बताते जाइए, विशेष उसकी प्रजाति क्या है, हाँ, जैसे एक बिल्ली दिखाई आपने, प्रजाति दिखाई, वैसे ही सेब भी है, वैसी मछली भी है, छोटी प्रजाति में एक है सेब है, सिंपल सेब है, तो उसकी प्रजातियां अलग अलग है। और ये टेस्ट कैसा करता है, ये टेस्ट सब में डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा, और कितने महंगे मिलता है, इसका टाइम पीरियड सबका अलग अलग है। हाँ, एक सेब है उसको हम वो सबसे खास सेब है और सबसे लेट तक चल रहा है, वो 1 साल तक। तो ये सेब दिखाया आपने, ये 20 दिन तक देख, तो इन्होंने इसका इमेज देखते हुए भी उस इमेज में वहां सेब का भी क्या विशेषण है, हाँ, इसका कलर रेड है, वही तो ये हरा रहता है, इसमें स्प्रे की जाती है तो एक पकड़ा जितना लाल होगा उतना। अच्छा, वो स्प्रे सिर्फ रंग नहीं, पकाने का भी ऑप्शन है वहां, वेरी गुड, तो गुड। सो इन्होंने जो जिनके पास सेब की बगीचा है, तो उनसे मैंने पूछा एप्पल क्या है, तो उन्होंने इतना सारा वैरायटी, मतलब इतने सारा लक्षण उसको बताया, राइट, वो एक खाने का चीज है, उसमें कई सारे प्रजातियां हैं, ठीक है, तो वो खाने में अक्सर स्वीट रहता है, कुछ कड़वे भी रहते हैं, बोले इसके हम ज्यादा नॉलेज का नाम है गोल्डन का होता है, वो भी सबसे लेट होता है, और भी कुछ बोलेंगे तो मैं व्यापार में शुरू हो जाऊंगा। ये जो है, हाँ, तो इतना भी जानकारी इन्होंने दिया एप्पल बोलने से, क्योंकि इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि वो एप्पल के या सेब के बगीचे से। अब दूसरा एक उदाहरण लेंगे, कोई एक है जो सिटी में पला बड़ा, उन्होंने मुश्किल से एप्पल खाया है, बस उसको ये भी पता नहीं है कि वो पेड़ से उगता है या जमीन के अंदर या पौधा या क्या, पता नहीं, ठीक, पर द सेम टाइम वो टेक्नोलॉजिकल गीक है। टेक्नोलॉजिकल गीक क्या है, उसके पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, खासकर ये जो नीचे का कंपनी है उसके पास iMac है, मैक किसी के पास यहाँ पे भी है, और एप्पल का फोन है, एप्पल का वॉच है, टैब भी उनका वही है, तो मतलब एप्पल का एम्बेसडर हूं। उसके पास अगर मैं जाके पूछूंगा एप्पल क्या है, वो क्या क्या बोल सकता है, वह एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट बहुत ही महंगी है, जो सबसे एकदम विलक्षण रहता है, जिसके साथ किसी और कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स जो है जुड़ नहीं सकते, ऐसे तमाम चीजें बोलेगा, या अगर वो उसका यूजर है तो उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ बोलेगा, इसमें कितना अच्छा प्रोसेसर है, इत्यादि इत्यादि बोलेगा, राइट। एक ही चीज शब्द में, शब्द के लेवल पे है एक ही चीज। देखते हैं अभी, अगर इमेजिन करें इसका, अगर हम कॉन्सेप्ट क्लस्टर क्या है देखिए, सकते हैं प्रोसेसर स्पीड बेस्ड, जिसके पास मधुर
रस है। एप्पल यानी एक हो गया, दूसरा क्या है? एप्पल यानी फीचर्स आर हाई क्वालिटी ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं सिर्फ इन दोनों को छोड़िए, मैं एक एप्पल ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। एप्पल एक ऑब्जेक्ट है, इमेजिन करिए मैं आपको नए से बोल रहा हूं, एप्पल यानी वो है जो मधुर रस से युक्त है। एप्पल यानी वह जिनके पास हाई क्वालिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल यानी वह जो पेड़ में उगता है। एप्पल यानी वह जिनके अंदर पावरफुल प्रोसेसर है। एप्पल यानी वह जो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन रखता है, जिसके वजह से खाया जाता है। और एप्पल यानी वह जो एन अमेरिकन प्रोडक्ट। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो आपके अंदर क्या ज्ञान उत्पन्न होगा? ये हम फल और करेंगे, इसको हम देखेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद, ठीक है? अभी ये एक चाय का अवकाश है, तो चाय और हम देखेंगे। अभी इसने आंसर दिया यहाँ पे, हम इसको थोड़ा आगे चर्चा में लाएंगे। इसका आगे चर्चा है थोड़ी, ठीक है? देखते हैं थोड़ा सा। के अंदर भी अच्छा देखो, मुझे तो पता भी नहीं था। बढ़िया, ठीक है। हम ऑनलाइन में रहे सभी को सूचना है, अभी 10 मिनट का ब्रेक है। 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर से ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद।
स्क्रीन शेअर असते श्रूयते वा? वयमेव कोऽपि वदतु एकः किरण ध्वनि श्रूयते वा आचार्य? आम श्रूयते श्रूयते। सर्वेभ्यः प्रणामाः। सम्प्रति अस्मत्समक्षम् अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्रकल्याणपरिषदः अधिष्ठातारः एवं शैक्षणिक अधिष्ठातारः अस्माकं प्रोफेसर् मदनमोहन झा वर्याः अस्मत्समक्षं सन्ति। एतेषां विषये किमधिकं वच्मि, अत्र बहवः जानन्त्येव एते अत्यधिक छात्रवत्सलाः एवं तत्त्वं शैक्षणिककार्येषु निरन्तरं प्रयतमानाः अवसरं कल्पयमानाः वर्तन्ते। सर्वे जानीमः ऐप् इति क्रान्तिः अस्माकं विश्वविद्यालये एतैः एव सर्वप्रथमं कृतमिति अहं स्मरामि। अतः एतेषां वयं स्वागतं कर्तुं एवं च अस्माकं समक्षे उपस्थिताः सन्ति आचार्याः रक्षक जैनवर्याः। एते IIT रुड़कीतः समागताः। एते अत्यधिक सरलाः। मया यत् श्रुतं वर्तते प्रागेव यत् एते यत् प्राक्टिकल् कारयन्ति भवताम् इच्छानुसारं तत्र आदिवसं कारयितुं शक्नुवन्ति। प्राक् श्रुतं रात्रौ 2:00-पर्यन्तमपि कारयन्ति। अतः भवतां मनसि येऽपि विषयाः सन्ति वयम् एतान् जानीमः, एते विषयाः अस्माकम् आवश्यकाः, तत्सर्वं पृष्ट्वा तत्र टैम् टेबल् मध्ये सन्ति न वा इति न विचारणीयं। पृष्ठा भवन्तः कुर्वन्तु। अतिसरलाः उत्तमाः प्रशिक्षकाः वर्तन्ते। सम्प्रति एतेषां स्वागताय अहम् अस्मत् आचार्यान् केन्द्राध्यक्षवर्यान् प्रार्थये। ते अतिथिसम्माननं करिष्यन्ति। आचार्याः स्वागतं वर्तते आचार्याणाम्। धन्यवादाः आचार्येभ्यः। सम्प्रति अहं बहुसमयं न स्वीकरोमि। आचार्येभ्यः तत्र कक्षां प्रददामि। आचार्याः सम्प्रति स्वीकरिष्यन्ति। सर्वेभ्यो नमस्कारः। प्रायः अत्र सर्वेपि प्रतिभागिनः परिचिताः एव सन्ति। अस्माकं मनसि प्रायः धारणीयं भवति यत् भवतां विद्यालयेषु
सङ्गणकमाध्यमेन अथवा सङ्गणकमाध्यमेन उपकरणानां निर्माणं कृत्वा अध्यापनं भवितुमर्हति, परन्तु उच्चशिक्षणे कथं भवितुमर्हति अथवा शास्त्रशिक्षणे कथं कर्तुं शक्नुमः वयम् इति चिन्तनं भवति। तथा अहं मन्ये शास्त्रेपि तथैव शास्त्राणां सरलीकरणम् उपकरणमाध्यमेन भवितुमर्हति। यतोहि यथा चिन्तयन्तु व्याकरणशास्त्रमस्ति अथवा ज्योतिषशास्त्रमस्ति, ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनार्थं ये तत्र श्लोकाः सन्ति तत्र अध्यापनं कथं भवितुमर्हति अथवा सूत्राणाम् अध्यापनं व्याकरणसूत्राणाम् अध्यापनं कथं भवितुमर्हति सङ्गणकमाध्यमेन इति चिन्तनं यदि आगच्छति तर्हि तत्र किं पश्यन्तु व्याकरणशास्त्रे धाराद्वयं वर्तते। आधुनिक धारा प्राचीनव्याकरणं। तत्र प्राचीनव्याकरणे अष्टाध्यायीक्रमे यस्य अध्यापनं भवति तत्र काशिका प्रभृति वर्तते, काशिका न्यास पद्मञ्जरी इत्यादि।